नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश कुमार और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, देश में चुनाव हो और महिलाओं का मुद्दा प्रमुख मुद्दे में से एक ना हो, ये कैसे हो सकता है। आजकल देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और सभी पार्टियां सत्ता में आने के लिए जोरदार मेहनत कर रही है। एक ओर महिला सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है तो दूसरी ओर ये वादे किए जा रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो महिलाओं के सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ गरीब महिला परिवार के खाते में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोनों पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के मुद्दे को तीसरे स्थान पर प्राथमिकता दी है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि पार्टियां चाहे जो भी हो, सरकारें चाहे जो भी हो, अगर वह सत्ता में आना चाहती है तो महिलाओं के मुद्दे को दरकिनार नहीं कर सकती है। लेकिन क्या ये मुद्दे चुनाव के बाद भी असली मुद्दे होंगे या चुनाव के बाद इन्हें हाशिए पर ढकेल दिया जाएगा, जैसे कि पहले होता हुआ आया है। हमने देखा है कि कैसे महिला सुरक्षा की गारंटी दी गई थी, लेकिन उन्हीं महिलाओं के साथ करने वाले दुष्कर्मियों को हम समय समय पर बार बार जेल से पैरोल पर रिहा करते हुए रहे हैं। हो रहे लोकसभा के चुनाव में 96.8 करोड़ लोग मतदान कर रहे हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता 49.72 करोड़ जबकि महिला मतदाता 47.1 करोड़ हैं। अगर देखा जाए तो नियर अबाउट पुरुष मतदाता और महिला मतदाताओं का अनुपात लगभग समान है। हम हर चुनाव में महिलाओं के मुद्दे को तो उठाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें हाशिए पर छोड़ देते हैं। हम महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की बात करते हैं, लेकिन क्या ये जमीनी स्तर पर सच्चाई को व्यक्त कर पाता है या नहीं, या केवल टीवी चैनलों, अखबार, मैगजीनों में केवल लेख छप कर रह जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर लगभग 71% और महिला साक्षरता दर लगभग 51.5% थे। जो हाल ही के एक मीडिया इंटरव्यू के अनुसार, मीडिया लेख के अनुसार, बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह बताया कि बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71% से बढ़कर लगभग 85% हो गए हैं और महिला साक्षरता दर लगभग 51% से बढ़कर लगभग 74% हो गए हैं। ये आंकड़े कितना सत्य है और कितना असत्य मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात तो तय है कि 2011 के जनगणना के बाद महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, लेकिन उतनी नहीं जितने कि अखबार, चैनलों और आंकड़ों के माध्यम से दिखाया जाता है। जब आप जमीन पर उतरिएगा तो जमीनी सच्चाई कुछ और ही व्यक्त करती है। आज भी गांव में लड़कियों की शादी एक निश्चित उम्र से पहले ही कर दी जाती है। आज भी गांव में लड़कियों की शादी मैट्रिक और इंटरमीडिएट करने के साथ ही फिक्स कर दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत स्नातक पास करने वाले लड़कियों को सरकार 50,000 प्रोत्साहन राशि दे रही है, लेकिन इसका फायदा गांव की कितनी लड़कियां उठा रही है, आप अपने आसपास के मोहल्ले में देख सकते हैं। हम महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, हम महिलाओं के उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराने की बात करते हैं, लेकिन जब एक महिला खुद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगी तो उनके स्थिति में सुधार कैसे लाया जा सकता है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य जिसने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की है। गांव की महिला प्रधान तो है, गांव के महिला सरपंच तो है, लेकिन वह केवल नाम मात्र के लिए। न तो उसे घर से बाहर निकलने की आज़ादी है और ना ही लोगों से बात करने का परमिशन। उसके पास ताकतें तो हैं, लेकिन उसकी ताकतों को 12x10 के कमरे में कैद कर दिया गया है। उसकी ताकतें केवल राष्ट्रपति के जैसे सरकारी दस्तावेजों पर मुहर लगाने के अलावा कुछ नहीं है। पूरे घर का कार्यों का देखरेख या तो उस मुखिया के पति करेंगे या उसके कोई सगे संबंधी। कहते हैं जब गुलामी में रहने की आदत पड़ जाती है तो हर किसी को गुलामी अच्छी लगने लगती है, चाहे वह पिंजरे में बंद एक शेर क्यों ना हो। इस बात को कल्पना कीजिए कि 5 सालों बाद किसी भी व्यक्ति को उसको मन पसंदीदा उम्मीदवार चुनने को मौका मिलता है, लेकिन यह भी अधिकार कोई व्यक्ति आपसे छीन ले तो आपको कैसा लगेगा। आज भी गांव में हर परिवार का एक मुखिया होता है, एक मेन सदस्य होता है जो ये तय करता है कि घर में महिलाओं को वोट किसको देना है और किसे नहीं। जब महिलाएं खुद अपने घर के बेड़ियों को नहीं तोड़ पाएगी
तो पहाड़ी लोगों और देश दुनिया से कैसे लड़ पाएगी। जब आप अपना वोट अपने मुद्दे पर नहीं किए, जब आप अपना वोट महिलाओं के लिए एक अच्छे यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पर नहीं किए, जब आप अपना वोट वैसे उम्मीदवार को चुनने के रूप में नहीं किए जो महिलाओं के बातों को विधानसभा और संसद भवन में रख सके, तो ये भूल जाइए कि आसमान से कोई ऐसा फरिश्ता उतर के आएगा जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ेगा और उनको इंसाफ दिलाएगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, आपको अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी और इस पुरुष प्रधान समाज से आपको अपना अधिकार स्वयं छीनना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ। अगर आप अपनी सहायता स्वयं नहीं करते हैं, यदि आप अपनी आवाज़ खुद नहीं उठाते हैं, तो ये भूल जाइए कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपकी आवाज़ों को उठाएगा। ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करते हों। इसलिए सबसे पहले अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आपको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, और जब आप अपने घरों से बाहर निकलिएगा तो लोग आपकी सहायता करने के लिए ज़रूर आएंगे। इस पर एक छोटी सी कहानी है। एक व्यापारी अनाज से लदे हुए बोरियों को बैलगाड़ी पर लादकर गांव से शहर की ओर बेचने के लिए ले जा रहा था। अचानक उसके बैलगाड़ी के चक्के एक कीचड़ में फंस जाते हैं। उस चक्के को निकालने के लिए वो बैलगाड़ी वाला बहुत प्रयास करता है। उस रास्ते से जाने वाले हर एक व्यक्ति को रुकाता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए रुकता नहीं है। अचानक उस रास्ते से हरक्यूलस नाम के शक्ति के देवता गुजर रहे होते हैं। जब वो इस घटना को देखते हैं तो उस बैलगाड़ी वाले को कहते हैं कि तुम मूर्ख हो जो बैलगाड़ी पर स्वयं बैठकर और दूसरे से सहायता करने की उम्मीद कर रहे हो। ये बात बैलगाड़ी वाले को समझ में आ जाती है और वो बैलगाड़ी वाला अपने गाड़ी से उतरकर स्वयं चक्के को धक्का देने लगता है। जब लोग उसको अपने गाड़ी को धक्का देते हुए देखते हैं तो उसकी सहायता करने के लिए पीछे से आ जाते हैं। इसलिए इस बात को याद रखिए कि आपको यह अधिकार स्वयं के बलों पर जीतना होगा। आपको अपना अधिकार स्वयं लोगों से छीनना होगा। यदि आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए घरों से बाहर नहीं निकलिएगा तो फिर वैसे ही गुलामी की ज़िंदगी में जीने के लिए तैयार रहिए जैसे कि आज 12x10 के कमरे में आप जी रहे हैं। वंदे मातरम।